दोस्तों, मैं हूँ उषा ओझा और आज आप सबको श्री आनंद कुमार त्रिपाठी जी की पुस्तक वटवृक्ष में लिखी लेखक की कुछ पुरानी बचपन की यादें साझा करने जा रही हूँ। वटवृक्ष श्री आनंद कुमार त्रिपाठी जी की लिखी एक आत्मकथा है। श्री त्रिपाठी जी टेलीकॉम में डिप्टी डायरेक्टर जनरल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें बचपन से ही साहित्य में गहरी रुचि है। वे न केवल एक कुशल अधिकारी थे, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और प्रेरक व्यक्तित्व से दूसरों को भी समय समय पर प्रोत्साहित करते रहते हैं। तो सुनिए वटवृक्ष में लिखी यादों में से एक, ननिहाल में मेरा अनुभव। मेरे मामा जी का गांव पीपरताली गांव से उत्तर की ओर मोहनगंज बाजार, देवघाट, ईसीपुर, नरिया होते हुए लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बीच में देवघाट के पास सई नदी पड़ती है। पानी अधिक रहता था तो नाव से पार करना पड़ता था। गर्मी के दिनों में सिर्फ घुटने तक ही पानी रहता था। तब हम लोग पैदल ही नदी पार करते थे। मेरे परनाना रामचरितमानस के अच्छे जानकार थे और राम कथा कहते थे। उन्हें दूर दूर तक रामड़िया के नाम से जाना जाता था। मेरे नाना श्री राम नरेश त्रिपाठी एवं नानी जी दोनों ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। नाना जी 2 भाई थे। बड़े भाई श्री हरिहर प्रसाद त्रिपाठी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बड़े नाना जी, जिन्हें हम लोग दादाजी कहते थे, उन्हें 2 पुत्र श्री श्याम सुंदर त्रिपाठी तथा श्री सुरेश चंद्र त्रिपाठी हुए। मेरे ये दोनों चचेरे मामा प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, जो अब रिटायर हो गए हैं। मामा जी के गांव पूरे भैया पैदल या फिर साइकिल से जाना पड़ता था। बचपन में हम सभी भाई बहन अम्मा के साथ पैदल ही मामा जी के घर जाते थे। मेरे मामा जी श्री कृष्णकांत त्रिपाठी, जो पहले डाकखाने में थे, बाद में शिक्षा विभाग से DI के पद से सेवानिवृत्त हुए। जब मैं 7-8 साल का था तो मेरी बड़ी मौसी किशोरी का देहांत हो गया। उनकी उम्र उस समय 25-26 वर्ष रही होगी। उनका विवाह हो चुका था और 2 बेटियां थीं उन्हें। उनकी ससुराल सुल्तानपुर जिले के किसी गांव में थी। बाकी 2 मौसी में बड़ी मौसी श्रीमती सरोजनी नेवला, घर में प्यार से सब उन्हें नेवला ही कहते थे, का विवाह जामताली बाजार के पास रामपुर गांव के श्री कृष्णपाल पांडे जी के साथ हुआ तथा छोटी मौसी श्रीमती सुशीला का विवाह दिलीपपुर के पास द्वारकागंज गांव में श्री बद्री नारायण मिश्रा जी के साथ हुआ। दिलीपपुर गांव एवं रामपुर गांव में 1.5 कोस की दूरी है। मेरे बड़े मौसा शुरुआत में कई वर्षों तक बाबूजी के साथ और पास ही नौकरी करते थे। बाद में भी वे प्राइवेट कंपनियों में काम करते रहे और गांव में रहकर खेती बाड़ी की व्यवस्था देखते। मेरे छोटे मौसा जी बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच मैनेजर के पद पर विभिन्न शहरों में नौकरी किए। अब रिटायर होने के बाद प्रतापगढ़ शहर में अपने मकान में परिवार के साथ रहते हैं। हम सभी भाई बहनों को नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी का खूब प्यार मिला। याद आ रही है नानी की कहानियां, कितने धैर्य से घंटों सुनाती थे। नानी की हल्की मुस्कान, जो मेरे द्वारा उनके रखे हुए घी, दूध, दही, नैनू को चुरा कर खा लेने पर उनके ओंठों पर तैर जाती थी। मामा का प्यार, मामी का मेरी पसंद की चीज़ों को बनाकर खिलाना, दोनों मौसियों का बेटे जैसा प्यार, इतनी यादें हैं कि ननिहाल की आंखें भर भर आ रही हैं। काश फिर लौट आते वो दिन, काश फिर मिल जाता वो बचपन, मिल जाते वो लोग जो कहीं गायब हो गए, जिनको खोजने की प्रक्रिया में ही लिखने बैठा हूँ। ईश्वर की कृपा है कि अभी मेरे मामा जी, मेरे दोनों मौसा एवं मौसी का आशीर्वाद हम भाई बहनों को मिल रहा है। मेरे दोनों चचेरे मामा श्री श्याम सुंदर तिवारी एवं श्री सुरेश तिवारी एवं मामी का भी स्नेह हम लोगों को भरपूर मिला।
हमें यह कभी एहसास ही ना हो पाया कि ये लोग हमारे चचेरे मामा मामी हैं। दिन भर हम लोग अपनी चचेरी मामी के पास ही रहते। वे ही हमें खाना खिलाती, नहलाती, तेल कंघी करती थीं। मामा जी के दरवाजे पर जामुन, नीम एवं कटहल के पेड़ थे। उन पेड़ों पर चढ़ना, खेलना याद आ रहा है। जिस दिन हम लोग पीपरताली आते थे तो कटहल के पेड़ पर चढ़कर कई कटहल तोड़ते थे और अपने घर पीपरताली ले आते थे। ममेरे भाई बहनों के साथ हम लोगों का गहरा स्नेह था। मेरे मामा के बच्चे हम भाई बहनों को कभी पराये लगे ही नहीं। अब के बच्चों को जब रिश्तों में हिसाब किताब करते देखता हूँ तो ताज्जुब होता है, कहाँ से सीख ली बच्चों ने इतनी गणना। मेरे गांव से मामा के गांव तक जाने का रास्ता भी बड़ा मनोरम था। देवघाट गांव से लगकर ही सई नदी बहती थी। नदी की रेत दोनों तटों पर काफी दूर तक 300 मीटर तक फैली रहती थी। नदी में पानी अधिक रहने पर नाव चलती थी। हम लोगों के नदी तक पहुंचने पर अगर नाव उस किनारे पर जा चुकी होती तो उसका इंतजार करना पड़ता। नाव आती, हम लोग उस पर सवार होते, केवट चप्पू चलाना शुरू करता तो मैं वनगमन के समय राम का नाव में बैठकर नदी पार करने की कथा में डूब जाता। मुझे लगता है ये केवट राम के काल का ही है, या ऐसे ही केवट ने राम को नदी पार कराई होगी। नाव से उतरकर हम लोग पैदल आगे की यात्रा शुरू करते। कहीं खंदक मिलता तो कहीं घने सरपत, खेत खलिहान, आम की घनी बागों एवं गांवों को पार करते हुए मैं आगे बढ़ता रहता और राम के वन गमन की कथा में डूबा रहता। कितनी प्राणवान होती है बचपन की कल्पनाएं। बड़े से बड़े सुखद या दुखद क्षण को रच लेने एवं उसमें जी लेने में समर्थ। परिवेश की साधारण सी समानता में भी उस काल को जीवंत कर देने में बालपन ही सक्षम हो सकता है। पैदल आगे बढ़ते हुए यदि प्यास लग जाती तो किसी गांव में किसी घर के सामने रुककर पानी मांग लेते। घर के लोग पूरे सम्मान से बैठने की जगह देते। कुएं से ताजा पानी खिंचवाते और गुड़ के साथ पानी पीने को देते। सिर्फ पानी देने का रिवाज नहीं था। रास्ते में पड़ने वाले घर के सामने यदि कुआं हो तो गर्मी के महीने में कुएं पर रस्सी बाल्टी रखी रहती थी ताकि राही अपनी प्यास बुझा सके। अब भी होंगे वो गांव, उस गांव के लोग, प्यासे को आदर के साथ पानी पिलाने की वो परंपरा। क्या होते होंगे वैसे राही, पैदल चलने वाले, थके हारे, प्यास से बेचैन। वो रास्ते, क्या अब भी उस पर कदमों की थाप पड़ती होगी, या स्कूटर और मोटरसाइकिल की दनदनाती हुई सरसराहट को सहते सहते भूल गए होंगे वे कदमों की लयबद्ध थाप को। कभी कभी मन होता है कि फिर से एक बार पीपरताली से मामा के घर तक पैदल जाऊं। कठिन तो नहीं है, जा सकता हूँ। सुबह पीपरताली से निकलूं तो 3 घंटे बाद मामा के गांव। पर कैसे जाऊं? साथ जाने वाली अम्मा अब कहाँ है? मामा के यहाँ स्वागत करने वाले नाना नानी मामी अब कहाँ हैं? मेरे भाई बहन भी तो अपने अपने घर गृहस्थी में हैं। कौन मिलेगा मुझे वहाँ? वो कटहल, वो करौंदा, वो जामुन, वो नीम, नाना की कहानियाँ, नानी की बकरी, सब तो बीते युग की बातें हो गई हैं। कहाँ मिलेगी इनकी झलक अब वहाँ? मामा के यहाँ सुबह शाम पानी भरने वाली कहारिन भी तो नहीं होगी अब इस दुनिया में। गंजी, ऊँख, राब, गुड़ की मिठास क्या अब होगी उतनी ही? शायद नहीं। वही गांव है, उसी जगह पर घर है, पर कितना कुछ गायब हो गया है। स्थान बने रहने से क्या होता है? समय की मधुरता तो समय के साथ ही लुप्त हो जाती है। इन मधुर यादों को बोझ ढोता मैं कभी कभी थक जाता हूँ। सुस्ता लेना चाहता हूँ किसी की गोद में, बांट लेना चाहता हूँ इन यादों को उनके साथ। पर अम्मा से अधिक किसकी गोद हो सकती है इतनी उपयुक्त, जहाँ सुकून की 2 सांस मिले। कहाँ खोजूं अम्मा को, कहाँ मिलेंगी अब? मेरे नाना जी के यहाँ एक ढोल थी। मेरे नाना जी बड़े अच्छे ढोल वादक थे। तबले पर बजने वाले सभी ताल नाना जी ढोल से बजा लेते थे। मेरी छोटी मौसी भी सारे ताल सीख ली थी। मेरी अम्मा भी काफ़ी अच्छा ढोलक बजाती थी।
मेरे नाना जी जब हाथ की थाप देकर बदल बदल कर आवाज़ निकालते थे तो मैं आश्चर्य से देखता रह जाता था। एक प्रश्न मन में बार बार उठता था कि यह तरह तरह की आवाज़ कैसे निकल रही है। जरूर ढोल के अंदर कुछ होगा। एक दिन मैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्लेड से ढोल के चमड़े को काट डाला। मेरे नाना जी को पता चला तो वो उसे बनवा के लाए। मेरी जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। ढोल के अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया था। मेरा प्रश्न जैसे का तैसा मेरे मन में घुमड़ रहा था। मैंने पुनः उस ढोल को ब्लेड से काट दिया। नानी जी ने नाना जी को बताया तथा पुनः ढोल बनवा के लाने को कहा तो नाना जी बोले, अब जब तक लल्लन, बचपन में मुझे प्यार से लल्लन कहा जाता था, रहेंगे ढोल नहीं बनवाऊंगा। बनवा के ला दूंगा तो लल्लन फिर ढोल काट देंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया था या नहीं ये तो याद नहीं, पर जब तक मैं मामा जी के घर रहा फटी ढोल खूंटी से लटकती रही थी। जब मैं पीपर ताली आ गया होऊंगा तब शायद नाना जी वो ढोल बनवाए होंगे। एक और मधुर स्मृति मेरे दिल में हिलोरे ले रही है। हुआ दरअसल ये था कि पीपर ताली में मेरे एक दोस्त महेंद्र प्रताप मिश्र के पास एक छोटी धोती थी। महेंद्र कभी कभी उसे पहनते थे। मेरे मन में भी लालच उठती कि मेरे पास भी ऐसी ही छोटी धोती होती तो मैं उसे पहनता। जब मैं मामा जी के यहाँ गया तो एक दिन मेरे नाना जी एवं मामा जी किसी काम से प्रतापगढ़ शहर जा रहे थे। मैंने अपनी इच्छा उनसे कह दी और उनसे हामी भरवा ली कि शाम को जब वे लौटेंगे तो धोती लेकर ही आएंगे। मैं दिन भर धोती की कल्पना में डूबता उतरता उन लोगों के आने का इंतजार करता रहा। मेरे मन में यह शंका भी उठती कि हो सकता है नाना जी धोती ना लाएं, तब मैं क्या करूंगा। जब शाम होने लगी तो मैं एक डंडा लेकर घर के दरवाजे पर बैठ गया, ये सोचकर कि धोती लाएंगे तो ठीक, नहीं लाएंगे तो दोनों जन को घर के अंदर नहीं घुसने दूंगा। इंतजार करते करते रात के 8 बज गए। 8 बजे नाना मामा आए लेकिन धोती नहीं लाए। मैं घंटे भर तक दोनों जन को घर के भीतर नहीं घुसने दिया। दोनों मेरी जिद के कारण बाहर बैठे रहे। फिर पता नहीं कैसे मुझे समझाया गया होगा और मामा नाना अंदर आए होंगे, याद नहीं। हाँ, लेकिन फिर दोबारा कभी मैं धोती नहीं मांगा और ना ही वे लोग ही लाए। अब सोचता हूँ कि मेरे नाना मामा मेरी जिद का कितना सम्मान किए थे। घंटे भर बाहर बैठे रहे, एक कठोर घुड़की लगा देते तो भी शायद मैं चुप हो जाता। यहाँ प्रसंगवश ये बता दूं कि महेंद्र आज भी मेरे खास दोस्त हैं। अभी बॉम्बे में रहते हैं। पहले तो सेंचुरी रियान में काम करते थे किंतु अब किसी फार्मास्यूटिकल में काम कर रहे हैं। फ़ोन पर उनसे बात होती रहती है। जब बचपन की ये सारी बातें याद आती हैं तो मेरा मन अत्यधिक भावुक हो जाता है। किसी के साथ इन बातों को साझा करने की मेरी तीव्र इच्छा हो जाती है। ऐसे में आशा मेरी बहन से बात करके मन को बहुत सुकून मिलता है। वैसे तो बचपन की बातें मैं अपने छोटे भाई अशोक या कभी कभी मामा जी से भी साझा कर लेता हूँ। मेरे बचपन के दिनों का कोई भी व्यक्ति आज भी मुझे अगर मिल जाता है तो वह मुझे बहुत प्रिय और अपना लगने लगता है कि उससे कितनी सारी बातें करूँ। तो दोस्तों, ये रही लेखक की ननिहाल की कुछ यादें। आप सबको यह कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा एंड साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।